आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एल्केलाइन या कैल्केरियस सॉइल जो होती हैं उनके अंदर फास्फोरस का डिटर्मिनेशन या फास्फोरस का आंकलन जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। कितना है मिट्टी में फास्फोरस, इसकी जांच करने के लिए एक मेथड काम में लिया जाता है जिसका नाम है ओलसेन मेथड। इस मेथड को 0.5 मोलर NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मेथड भी कहते हैं। क्या है ये मेथड और इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उन सभी को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो की जो शुरुआत होगी वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ होगी, फिर हम घुस जाएंगे, पूरी तरह से डूब जाएंगे ऑलसेन मेथड के अंदर, यानी प्रिंसिपल, रिएजेंट, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, कैलकुलेशंस और साथ में लास्ट में इंटरप्रिटेशंस जैसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। साथ में आपको ये बताऊंगा कि मैं इस वीडियो में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में लेते हैं उससे किस तरह से काम में लिया जाता है, उसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री से जुड़े और भी टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप सॉइल साइंस से जुड़े किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे ARO, AARO या ASRB नेट या JRF सॉइल साइंस या किसी भी तरह का एग्जाम जिसके अंदर सॉइल साइंस आपका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आई एम रियली श्योर दिस वीडियो सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। सो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले फोकस किया गया है यूट्रोफिकेशन पे। यूट्रोफिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम कहेंगे कोई वाटर बॉडी है तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फट जाना। फट जाना का मतलब ये हो गया कि एक तरह से बहुत ज्यादा ब्लूम होना, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं एल्गल ब्लूम यहाँ लिखा है। क्यों एल्गी बूम क्यों कहा गया है? कि भाई साहब, जब कोई ज्यादा अमाउंट के अंदर फर्टिलाइजर मिल जाता है किसी भी पॉन्ड के अंदर, तब कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट के अंदर ग्रोथ कर जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन को यहाँ क्यों बताया गया है? क्योंकि इसका संबंध सबसे पहले बताया जाता है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स के साथ। तो भाई फॉस्फोरस पढ़ने वाले हैं तो उससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात याद कर ली कि यूट्रोफिकेशन का सबसे पहले रिश्ता जो है वो हमें बताना है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के ज्यादा हो जाने के कारण। कि भाई जब हम कहें कि इस तरह के वाटर बॉडीज के अंदर या कहीं हम कहें मिट्टी में जब फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर ज्यादा होंगे, एक्सेस में होंगे, तब उस कंडीशन में यूट्रोफिकेशन जैसी दिक्कत हो सकती है। यानी बहुत ज्यादा जब एल्गी जमा हो जाएगी तब यहाँ पे जो हम कहेंगे पानी के अंदर और भी जो एनिमल्स या हम कहें फिशेज हैं, है ना, तो उनको दिक्कत होगी, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन जो है स्पेसिफिकली जरूर जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस से। क्या इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से जुड़ा नहीं है? तो नहीं। ऑप्शंस में अगर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स आ जाए तो दोनों बात सही है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शंस में हमें पहले चुनना हो तो पहले हम फोकस कर सकते हैं फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। बात समझ आ गई? ये स्लाइड रखने का मकसद समझ आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। फॉस्फोरस अकर्स इन द सॉइल प्रीडोमिनेंटली इन द इनऑर्गेनिक फॉर्म। पिछले वीडियो में जो हमने नाइट्रोजन की बात करी थी तो नाइट्रोजन तो मेनली ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं? फॉस्फोरस प्राइमरली इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म यानी H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2, है ना, और इस तरह से PO4 - 3, इस तरह की अलग अलग फॉर्म्स होती है ना, आयंस होते हैं, पता है आपको ये बात। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो मेनली है इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में होता है और ऑर्गेनिक फॉर्म्स में भी होता है, लेकिन ये हम कह सकते हैं वेरी करती है ये परसेंटेज, यानी 20% भी हो सकता है, 80% तक हो सकता है, लेकिन ये जनरली 20% देखा जाता है। तो इसी चीज को हमारे को इंडियन सॉइल्स के रेफरेंस में भी बताया है। अलग अलग सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की फॉर्म्स बताई हैं जो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फॉस्फोरस भी होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधों के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म क्या है? ये सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस ही है, यानी HPO4 - 2 और H2PO4 ये कौन से पीएच पे बराबर होते हैं? आप कहेंगे कि हर वीडियो में पूछते हो, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए ये बिल्कुल। तो ये कौन से पीएच पे बराबर होते हैं आयन? कमेंट में बताइएगा मुझे। अब इनके एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन के थ्रू हम देखते हैं इसकी पर्टिकुलर पूरी केमिस्ट्री है। अगर आप चाहें तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का एक वीडियो देख सकते हैं जहां हमने इन चीजों के ऊपर अच्छे से बात की है। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं हमारे अदर पार्ट के ऊपर कि भाई फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स जो है वो या फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो फॉस्फोरस पी के फॉर्म में नहीं रहता। पी स्टैंड फॉर फूफा जी। मैं हमेशा कहता हूँ फूफा जी जो है हमेशा नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी के साथ बॉन्ड बना के फिक्स हो जाते हैं, है ना। ये फूफा जी हमेशा नाराज हो जाते हैं, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के, मतलब कैल्शियम फॉस्फोरस इसकी जगह के फिक्स हो जाते हैं। ये इनको लेके जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। ये मोबाइल नहीं होते, खुद चल के नहीं जाते, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। ये बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए कि फॉस्फोरस जो है वो मेनली सॉइल के अंदर जनरली बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है। कारण क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और क्या याद रखना है कि फॉस्फोरस को जल्दी जल्दी हम
जो भी फर्टिलाइजर्स के बैग्स देखते हैं उसमें P2O5 के फॉर्म में दिखाते हैं, पी के फॉर्म में नहीं दिखाते, क्योंकि इसका एक कारण ये बताया जा सकता है कि फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हम देखते हैं रिएक्टिव है और जनरली इसकी यही फॉर्म देखी जाएगी, यानी P2O5 की फॉर्म ही देखी जाती है, तो इसलिए हम इसे P2O5 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। P2O5 निकालना है P में से तो 2.29 का मल्टीप्लाई कर दो, फॉस्फोरस निकालना है P2O5 में से तो उसमें 0.43 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही कुछ कन्वर्जन फैक्टर पोटेशियम के भी होते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आशा करता हूँ आपको वो जरूर याद होंगे, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, यानी सबसे पहले प्रिंसिपल को समझेंगे इसके, और आगे हम और अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसा कि भाई साहब आपने बताया कि फॉस्फोरस मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है, तो ये जनरली क्योंकि हम एल्केलाइन और कैल्केरियस सॉइल जैसी मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो वहां ये कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैल्शियम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है ना, ऐसे मान लीजिए। अब ये जब कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है तो जल्दी से ये क्या नहीं होता, बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा मकसद क्या है इस मेथड के जरिए, फॉस्फोरस को पहले कैल्शियम से अलग करो। अब कैल्शियम से कैसे अलग करें? कैल्शियम से अलग करने के लिए हमने कैल्शियम को एक दूसरा लालच दिया। क्या लालच दिया? हमने उसे कार्बोनेट का लालच दिया। कार्बोनेट का लालच कैसे दिया? क्योंकि हमने अपने एक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहता है कि मेरे पास NaHCO3 है, ये NaHCO3 में से कार्बोनेट अगर जो जाएगा जब मिट्टी में, तब कैल्शियम को ये मोहित कर लेगा, कैल्शियम को फास्फोरस से अलग करवा देगा और कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तब कैल्शियम से फास्फोरस अलग हो गया तो फास्फोरस कहाँ जाएगा? सॉइल सॉल्यूशन में, या हमारा जो सॉल्यूशन हमने डाला है उसमें आ जाएगा। और भाई साहब जब वो उसमें सॉल्यूशन में आ गया तो अब उस सॉल्यूशन की हम क्या कर लेंगे, बाद में कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इस तरह से जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का हम पहले फिल्ट्रेट निकालेंगे, और फिल्ट्रेट मतलब ये जो सॉल्यूशन मिला है इसमें हमारा मेन फास्फोरस है, और इसके बाद में हम जजमेंट करेंगे। तो मेन फंडा समझ आ गया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि भाई साहब आप ये कहना चाह रहे हो कि दो स्टेप में चलता है प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल, आप पहली बात ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम प्रेसिपिटेट कर लेंगे और जो फॉस्फोरस है उसे कैल्शियम से अलग करते हुए सॉल्यूशन में ले लेंगे, और जब फॉस्फोरस अलग हो गया तब उसे हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर उसका कंसंट्रेशन जज कर लेंगे। बात समझ आई? मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर हमने हमारा ऑलसेन रिएजेंट यानी NaHCO3 डाला, उसने उसमें से फास्फोरस को अलग कर लिया। फास्फोरस को अलग तो कर लिया, लेकिन ये मिट्टी का घोल जो है उसको फिल्ट्रेट से एक पानी जैसी एक्वस फॉर्म, जैसे एलिक्वेट कहते हैं, एलिक्वेट वाली फॉर्म में बदला, और उस एलिक्वेट को जाके हम एक मशीन में लगाएंगे और वो मशीन हमें बता देगी कि फास्फोरस कितना है। सारा ऑलसेन मेथड समझ गए, हो गया वीडियो खत्म। ऐसा तो नहीं होगा, आपको कई सारी और भी चीजें आपको जाननी जरूरी है ना। तो और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या है चीजें। यहाँ हमने बात करी जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, मैंने कहा कि एक मशीन में जाके लगाएंगे, वो क्या है मशीन? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये हिसाब चलता है, बीयर्स लैम्बर्ट लॉ लगता है। क्या बोल रहे हो? बीयर्स लैम्बर्ट लॉ सुना है नाम कभी? क्या होता है बीयर्स लैम्बर्ट लॉ? ये लॉ कहता है कि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तब उस सॉल्यूशन में से जब कोई लाइट गुजरेगी तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ये सॉल्यूशन, वो लाइट की, जो लाइट यहाँ से भेजी थी और लाइट जो बाहर निकल रही है उसमें उतना ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, लाइट यहाँ से जितना गुजरेगी उसमें आर पार होकर जब निकलेगी तो उसमें कंसंट्रेशन के कारण इफेक्ट देखा जाएगा, है ना। तो इसे हम बीयर्स लैम्बर्ट लॉ के रूप में समझते हैं। मेन फंडा यही रहता है। अब यही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का सिद्धांत है, यानी हम कोई पर्टिकुलर लाइट भेजते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए, और ये लाइट जो है वो इस हमारे मीडियम या हमारा जो हमने सॉल्यूशन रखा है, अगर फॉस्फोरस ज्यादा होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा और उस कारण से हमारी रीडिंग्स जो है वो डिफरेंट आएगी। तो ये हमारे डिपेंड करेगा कि फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन कितना है। तो आप कहना ये चाह रहे हो कि जो आपने ये कंसंट्रेशन रखा है, ये जो लिक्विड रखा है, इस पे डिपेंड करता है कि भैया क्या रीडिंग्स आएंगी। बिल्कुल। तो अब यहाँ क्या बताया गया? यहाँ ये बताया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन एन एसिड मोलिब्डेट सॉल्यूशन। एसिड मोलिब्डेट सॉल्यूशन थोड़ा सा याद करना होगा, यहाँ कई सारे नए नाम आएंगे जो आपने हो सकता है कभी ना सुने हो, है ना। तो ध्यान रखना है, एसिड मोलिब्डेट क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा सॉल्यूशन है जो फॉस्फोरस को पकड़ के रखेगा। फॉस्फोरस हमने कहा ना बहुत चंचल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको एक ऐसा बांध के रख लेते हैं कि भाई तो ऐसा तेरे को रंगीन बना के रखेंगे ताकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तेरी अच्छे से रीडिंग ले पाए। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं कि a phosphomolybdate complex is formed that can be reduced by ascorbic acid
टू अ मोलिब्डेनम ब्लू कलर। आप कह रहे हैं क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं यार। हम ये कह रहे हैं कि आप जो सॉल्यूशन लाए थे उसके अंदर हम अब ये मोलिब्डेट सॉल्यूशन डालेंगे, एक तरह का मोलिब्डेट सॉल्यूशन डालेंगे जिससे कि ये रंग बदलेगा और रंग बदल के हम नीला रंग लेके आएंगे। जितना ज्यादा नीला रंग आएगा उतना ज्यादा हम कहेंगे हमारा फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन होगा। आप कहेंगे अभी भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, हवा में जा रही हैं, हमने लैब में कभी नहीं किया, ऑल सेम मेथड को फॉलो कभी नहीं किया, तो हमें कैसे समझ आएगी। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन स्टिल जितना मेरी कोशिश हो सकती है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजेस जितनी ज्यादा पॉसिबल होगी मैं रखता जाऊंगा, एडिटिंग के टाइम पे भी रखूंगा। अब थोड़ा फोकस करते हैं कि रिएजेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला ना मोलिब्डेट चाहिए होगा, तो वैसे कई सारी और भी केमिकल्स की जरूरत होगी। आप लैब में गए तो लैब में जाके सबसे पहले आप ढूंढेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद आप ढूंढेंगे अमोनियम मोलिब्डेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट ढूंढेंगे और साथ में H2SO4 ढूंढेंगे। इस तरह की इन सभी तस्वीरें भी दिखा दी है मैंने, देखिए अमोनियम मोलिब्डेट ऐसा हो सकता है ना। ऑफकोर्स कंपनी अलग होगी आपके लैब में, तो अमोनियम मोलिब्डेट जरूर मिलेगा आपको। एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट मिल जाएगा आपको, एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाएगा आपको। यहाँ लिखा है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। देखिए ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए ही है जो लैब में जाएं, है ना। वरना अगर आप ASRB नेट या हम कहें कि अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं तो मेन प्रिंसिपल और मेन रिएजेंट के नाम, उनके कंसंट्रेशन, दो तीन चीजें ही याद कर लें तो बहुत है। लेकिन एकदम प्रोसेस देखना, सोचना हो कि भाई अगर मैं कल को लैब में जाऊं, मुझे फॉस्फोरस निकालना हो, तब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो शायद लैब में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, तो आपने क्या किया, लैब में गए, आपने ये सारे केमिकल्स को ढूंढा, आपने ये सभी चीजें ढूंढी, आपने फिर बाद में एस्कॉर्बिक एसिड ढूंढा, सल्फ्यूरिक एसिड देखा, और आपने देखा कि भैया हमने लैब वाले से पूछा भाई हमें स्टैंडर्ड स्टॉक फॉस्फोरस सॉल्यूशन चाहिए। उसने कहा वो तो बना हुआ नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की हमारे ऑलसेन की, 0.5 मोलर NaHCO3 कैसे बनाएं। तो उसको बनाने के लिए 84 ग्राम हम लिखेंगे 2 लीटर पानी के अंदर। 2 लीटर पानी में 84 ग्राम NaHCO3 घोलेंगे। ठीक है भाई, बीकर में लिया और उसके बाद पानी डाल के घोल लिया। पीएच को 8.5 लाने के लिए कुछ 1 मोलर NaOH डालेंगे। 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन कैसे बनाएं, तो 4 ग्राम डाल दो 100 ml के अंदर NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की गोलियां आती है वो 100 ml डिस्टिल वाटर में मिला लो, बन जाएगा 1 मोलर NaH। अब इसको NaOH को फिर बाद में उसमें मिक्स करते जाओ, धीरे 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 कुछ बूंदे डालेंगे। तो 20 से 25 बूंदे ही डालनी है आपको 2 लीटर के अंदर। आप कहेंगे क्यों बनाए 2 लीटर, हमें जरूरत ही नहीं है। तो 1 लीटर में बना रहे हो तो फिर 42 ग्राम डालना पड़ेगा। बात समझ आ गई। आप कहेंगे ये 84 ही क्यों बोला, 42 ही क्यों बोला, क्या कारण है। तो वो मोलैरिटी के अंदर आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती है ये सब चीजें। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। डन है मेरे भाई। आप सोचेंगे कि ये जरूर सवाल बनता है कि 0.5 मोलर ही क्यों लिया, कोई और कंसंट्रेशन क्यों नहीं ली। उसका रीजन ये कह देते हैं कि भाई मिट्टी के अंदर हम मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा कंसंट्रेशन चुनना चाहते हैं जो कि मिट्टी के जैसा ही हो, है ना। मिट्टी में ही 0.5 मोलर हम देखते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन, कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्यूशन देखा जा सकता है। तो उसको मिमिक करने के लिए उसी हिसाब से, ताकि हमारा सॉल्यूशन उसके अंदर से फॉस्फोरस निकाल के ला सके, है ना, जितना ज्यादा हो सके हम मिट्टी की मिमिक्री करना चाहते हैं। तो इसलिए 0.5 मोलर का NaHCO3 मेरे ख्याल से काम में लिया जाता है। चलो, दूसरा आप कह रहे हैं रिएजेंट ए बनाना पड़ता है, यानी मिक्सचर बनाना पड़ता है, कुछ चीजें मिक्स करनी पड़ती हैं। 12 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट मिक्स करना होगा 250 ml पानी के अंदर। इतना ग्राम आपको 0.2908 मात्र एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट डालना होगा, और साथ में 2.5 मोलर H2SO4 डालना पड़ेगा। दिमाग में आएगा 2.5 मोलर H2SO4 कैसे बनाएं, तो 140 ml आप लेना है, आपको लेना है कंसंट्रेटेड H2SO4, उसको 1 लीटर तक डाइल्यूट करना है, तो उससे आपको ये बन जाएगा 2.5 मोलर H2SO4। और फिर दूसरा रिएजेंट भी बनाएंगे। दूसरे रिएजेंट का मतलब रिएजेंट बी क्या है कि जो आप रिएजेंट 1 बना के लाए हो उसी में कुछ और मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है, यही एस्कॉर्बिक एसिड मिक्स करना है, 1.056 ग्राम वाला एस्कॉर्बिक एसिड मिक्स करना है। समझ आई बात। अभी एक एक चीज मैं बोल के बताऊं, उससे बेहतर है आप मुझे पॉज करते हुए स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा। जब लैब में आप जाने वाले हो, एक दिन पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तब अच्छे से एक एक स्लाइड को पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपके काम आएगी ये चीजें। 2.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए अभी बताया 140 ml आप डालना है और उसको 1 लीटर तक डाइल्यूट करना है। उसके बाद स्टॉक सॉल्यूशन क्या है। स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं भाई कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है। आप कहेंगे इसे तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, बिल्कुल। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जब हम सेव करके रख लें, उसके फिर बाद में हम अलग अलग कंसंट्रेशन की चीजें बनाते चले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक सॉल्यूशंस कह देते हैं।
तो फॉस्फोरस का स्टॉक सॉल्यूशन करना है, मतलब कई सारी ऐसे सॉल्यूशंस बनाने हैं, लगभग 5 से 6 सैंपल्स ऐसे बनाने हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है। क्यों? कैलिब्रेशन के लिए। याद है कैलिब्रेशन की बातें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, हमेशा बताई है आपको, कि कोई भी आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है उसको पहले चेक करना पड़ता है कि काम कर रहा है क्या तू ठीक से। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कर्व को हम कैसे बनाएंगे तो उसकी बात करेंगे अभी, लेकिन उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें एक स्टॉक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। उसको बनाने के लिए 0.439 ग्राम। आप कहेंगे क्या ये 0.439 ग्राम वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। कोई कॉन्सेंट्रेशन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, मोटा मोटी बस 0.5 मोल NaHCO3 का कंसंट्रेशन ही पूछा जाता है ना। उससे जुड़ी हुई चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन एक एक चीज का यहाँ जितना डिटेल दी गई है वो आपसे नहीं पूछेंगे। ये लैब वर्क के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। आप कल को लैब में जाकर खड़े होकर ऑल्सिन मेथड करने वाले हैं, तब आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल ज्यादा साबित होगा। ओके, तो एड 25 ml ऑफ 7 मोलर H2SO4 एंड मेक इट अप टू 1 लीटर। आपको 7 नॉर्मल का भी बनाना है, इस तरह के कुछ अलग अलग सोल्यूशन बना के आपके पास 100 ppm का फॉस्फोरस। तो जब आप 0.439 ग्राम की H2PO4 मिला लेते हैं पानी में और कुछ अमाउंट उसमें H2SO4 का डालेंगे, तो आपके पास 100 ppm का क्या बन जाएगा? स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब 100 ppm का तो बन गया। अब इस 100 ppm से हमें कितना चाहिए? सिर्फ 2 ppm। फ्रॉम दिस अ 2 ppm सॉल्यूशन इज मेड बाय डाइल्यूटिंग इट 50 टाइम्स। क्या बोल रहे हो? 100 ml का सॉल्यूशन बना, उसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा 50 गुना। कैसे करेंगे? तो चुपचाप उसमें से सिर्फ 2 ml, पिपेट होती है, पिपेट से सिर्फ 2 ml आप क्या निकाल लो, 100 ppm का फॉस्फोरस सॉल्यूशन निकालो, और उसको भाई साहब 98 ml उसमें डिस्टिल वाटर डाल दो, तो मतलब 100 ml का सॉल्यूशन बना दो। तो अब ये जो 2 ml 100 ppm वाला था, अब वो किसमें बदल चुका होगा? 2 ppm में बदल चुका होगा। 50 गुना डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? सोचो, 2 गुना 50 करें तो कितना आएगा? 100 ml आएगा ना, मतलब 100 ml करना पड़ेगा उसको। तो 100 ml करने के लिए 2 ml को 50 ml पानी डाल देंगे तो वो 50 गुना डाइल्यूट हो जाएगा और वो 2 ppm का बन जाएगा। आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हो, क्या करना है हमें इस तरह की चीजों से? अब जो 2 ppm का सोल्यूशन बना है, इसके अलग अलग हम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जज करेंगे। और जब एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन की जो ग्राफ देखते हैं वो लगभग सीधी लाइन आ जाती है, लगभग इस तरह का ग्राफ आ जाता है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ठीक से काम कर रहा है। उसमें से हमें कभी कभी ग्राफ फैक्टर भी निकालना पड़ता है, तो वो सब चीजें भी हो सकती है। तो ये आपको समझ चुके हैं आपकी कर्व कैसे बनाते हैं। जब आपने 2 ppm के सॉल्यूशन से 1 2 3 4 5 और 10 ml के 2 ppm के सॉल्यूशन 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखेंगे। आप कहेंगे भाई साहब माशाल्लाह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। माशाल्लाह तो क्यों ही बोला मैंने, पता नहीं, बट ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप कहेंगे, है ना? तो धीरे धीरे समझे। आई नो कि ये हो सकता है आपके लिए एक नया टॉपिक हो बिल्कुल ही, पर कोशिश मैं कर रहा हूँ आप जितना ज़्यादा हो सके समझ सके, क्योंकि मैं जानता हूँ लैब में जाके जब हम करते हैं चीज़ें तो कितनी प्रॉब्लम सामने आती है। ऐसा लगता है कि छोड़ यार, जो है कर देते हैं, गलत ही कर देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें, ये मेरी कोशिश है ना? तो लगे हैवी हो रहा है तो मुझे चुप करा दें, और चुपचाप आप अपनी स्लाइड को पढ़ लें एक बार, फिर मुझे बोलने का मौका दें, तो अब शायद आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर रूप में समझ आएंगी, है ना? ये देखो होती है 25 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम 1 ml, दूसरा एक और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसमें 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 10 ml, इस तरह से 6 हम क्या कर लेंगे, बॉटल्स बना लेंगे। ये 6 हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बन चुके हैं, इसके अंदर सब में 25 ml तक, यहाँ तक ये जो एरो है ना, यहाँ पे निशान लगा है, वहां तक पानी भर देंगे और अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएंगे। उसको फिर बाद में हम कैलिब्रेट, मतलब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालने से पहले हमें कुछ डालना होगा उसके अंदर, बिल्कुल, तो H2SO4 डालना होगा, और साथ में हमें क्या डालना पड़ेगा इसमें? प्रिपेयर अ ब्लैंक विथ, हाँ, जैसे हम ये सभी चीजें कर रहे हैं ब्लैंक के साथ साथ, यानी सिर्फ NaHCO3 के साथ भी ये सब चीजें करेंगे। और ब्लू कलर, देखो रिएजेंट बी जो हमने बनाया था ना, ए को मिलाकर रिएजेंट बी बनाया था जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड था, उस एस्कॉर्बिक एसिड वाली चीज को डालेंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा, और उस ब्लू कलर के बाद में हम इंटेंसिटी चेक करते हुए ग्राफ बनाएंगे। आप कहेंगे कि ये रहा हमारे पास बॉटल, उसको हमने क्यूवेट में डाला। इसको क्यूवेट कहते हैं। जब आप जाएंगे ना लैब में तो आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की यहाँ पे एक क्यूवेट होती है, उस क्यूवेट में डालेंगे, उसको
फिल्टर पेपर से अच्छे से पहुँचकर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद कंसंट्रेशंस देखेंगे। ये अलग अलग देखो क्यूवेट के अंदर बता दिया आपको कि कंसंट्रेशंस हो सकती हैं। तो उसके बाद आप ग्राफ बना लेंगे। आप कहेंगे भाई साहब ग्राफ भी बन गया, या हमने ग्राफ बनाया ही नहीं। आप कहेंगे भाई साहब हमारे तो टीचर ने कहा कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी एक ये जो कैलिब्रेशन के ग्राफ है ऑलरेडी सेट होते हैं, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा बताओ कि लैब में जाके ऑल सेन मेथड मिट्टी के साथ कैसे परफॉर्म करना है। 2.5 ग्राम मिट्टी लो जो कि 2 मिलीमीटर से सीब होनी चाहिए, छनी हुई होनी चाहिए। उसको 150 ml के एर्लिन मेयर फ्लास्क में डालना है। अब ये क्या वाला है, एर्लिन मेयर फ्लास्क क्या होता है, ये होता है देखो एर्लिन मेयर फ्लास्क। 2.5 ग्राम मिट्टी ली, उसको एर्लिन मेयर फ्लास्क में डाला, उसके अंदर डार्गो G60 डाला। ये काला काला क्या है, डार्गो G60। डार्गो G60 वास्तव में देखो इम्प्योरिटीज को एक तरह से हटाने का काम कर देता है, तो फॉस्फोरस को फ्री रख सकें, क्योंकि फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करके बंध सकता है, तो वो बंधे नहीं, तो उसके लिए हम उसमें डार्गो जी डाल देंगे, डार्गो G60 डालेंगे और साथ में हमारा जो सॉल्यूशन था ऑलसेन रिएजेंट था वो भी डाल देंगे। डाल के उसको हम कहाँ रखेंगे, शेकर में रखेंगे। रोटेटरी शेकर होता है, उसके अंदर आधा घंटा, याद रखना आधा घंटे के लिए हमें उसे रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो मिक्स हो जाएगा तो फिर बाद में एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, उसको वाटमैन 42 ये क्या बला है, ये बला नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ एक फिल्टर पेपर है जिसका नाम है वाटमैन 42। अब 42 का संबंध किसी साइज से नहीं है, 42 कंपनी ने कुछ नाम दिया है अपनी तरफ से कि उनका कोई एक्सपेरिमेंट होगा, ये 42 नंबर पे बना होगा, आई डोंट नो, लेकिन इसका साइज से कोई मतलब नहीं है ना। इसके कुछ सीव का साइज अलग ही होता है, वो तो अलग मैटर है। लेकिन ये समझना कि वाटरमैन 42 हमें काम में लेना है ऑलसेन मेथड में। और उसके बाद हमारे जो पर्टिकुलर छोटा बीकर वगैरह रखेंगे, उसके ऊपर ये हमारी फनल जो होगी, फनल पे रख के एक फिल्टर पेपर लगा के हमारा ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन को डालेंगे तो फिर फिल्ट्रेट बनाएंगे। क्या समझे, डार्गो G60 डाला, फॉस्फोरस फ्री चारकोल वाला डार्गो G60 डाला 50 ml ऑलसेन मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1:20 में। अगर मिट्टी 2.5 है तो 50 ml हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन डालने के बाद आधा घंटा उसे शेक किया, आधा घंटा शेक सिर्फ मिट्टी वाले सैंपल को ही नहीं, ब्लैंक सैंपल को भी करना है। वाटमैन 42 के अंदर इसे फिल्टर करना है। जो हमारे पास लिक्विड मिलेगा, एलिक्वेट मिलेगा, उसके बाद हमें उसकी क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अरे भाई रुक जा। फिर प्लेस अ 5 ml एलिक्वेट ऑफ एक्सट्रैक्ट इन 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसे रखना है और उसके अंदर 2.5 मोलर H2SO4 डालना है ताकि उसकी पीएच 5 तक लाई जा सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही आप H2SO4 डालेंगे तो ये सॉल्यूशन पीला हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, है ना। देखो, बिफोर phosphorus estimation is carried out, take 5 ml of extractant in a separate 25 ml beaker and determine the volume of acid required to bring the pH of 5 using a phospho paranitrophenol indicator. जैसे इंडिकेटर डालेंगे येलो कलर डिसअपेयर होगा और उसके अंदर हम कहेंगे कुल मिला के the requisite volume of acid can be added to eluquate and kept aside for sufficient time with occasion. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकाल दी जाती है, चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पार्ट ये है कि add 25 ml of distilled water and add 4 ml of reagent B। reagent B को 4 ml डालना है हमें, 15 ml हमारा क्या है डिस्टिल वाटर के अंदर, 4 ml हमारा reagent B डालना है। उससे क्या हो जाएगा, कलर मिल जाएगा, है ना। कलर मिलेगा कौन सा, ब्लू कलर मिलेगा। हमारा जो एक्सट्रैक्टेंट निकला है उसमें कुल मिला के हमने एक फिल्ट्रेट मिलेगा, उस फिल्ट्रेट में हमने क्या डालना है, रिएजेंट बी डालना है। रिएजेंट बी डालने से उसके अंदर ब्लू कलर मिलेगा और इस ब्लू कलर की हमें फिर बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जांच करनी है, तो उससे हमें फास्फोरस का हिसाब पता चलेगा। समझ आई बात। अब बात आती है कैलकुलेशन पे। हो सकता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ ये वीडियो अगर आपने लैब में खड़े होकर काम नहीं किया है ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ना समझ आने वाला लगेगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। तो मैं आपकी सहायता के लिए फिर से एक मतलब एक यूट्यूब पर ही एक एग्जिस्टिंग वीडियो है, लैब में खड़े होकर उन सर ने, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का वो वीडियो है, उन्होंने लैब में करते हुए ये सारा मेथड करते हुए दिखाया है। तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं भविष्य में अगर लैब में खड़ा होकर ये बना सका तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा ये वीडियोस। मेरा सपना है एनालिटिकल केमिस्ट्री की मैं परफॉर्म करते हुए बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस बनाना चाहता हूँ, ये मेरा एक सपना है। लेकिन अभी नहीं कर सकता क्योंकि कुछ है इश्यूज। तो ऑफकोर्स आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उस वीडियो में एक चीज करते हुए दिखाएगी, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ आपको करते हुए दिखा पाएंगे, तो अब आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट या रिकमेंडेशन है आप
अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन के ऊपर कि भाई फास्फोरस अब निकालना है पीपीएम के अंदर, लेट्स से मिलीग्राम पर केजी यानी पीपीएम में निकालना है। तो आपके पास जो भी रीडिंग आई है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि कलर आने तक कितना ml जरूरत पड़ी थी, है ना। वॉल्यूम मेड एट कलर, कलर आने पर 50 ml हमने कुछ डाला था, है ना, लिक्विड डाला था आई थिंक। वॉल्यूम ऑफ, नहीं सिर्फ 25 ml डाला था, और वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टेंट, हाँ एक्सट्रैक्टेंट NaHCO3 50 ml डाला था। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मात्र 5 ml लिक्विड लेते हैं, और वेट ऑफ सॉइल तो हमारा 2.5 था। तो इस तरह से हमें ये चीजें परफॉर्म करनी होती है ना। एलिक्वेट गुणा मिट्टी, ये यहाँ आएगा, उसको नीचे डिवाइड में क्यों लगाया है, ताकि यूनिटरी मेथड ही एक तरह से यूनिटरी के रूप में देख रहे हैं, पर केजी के अंदर कितना फास्फोरस है ना। कैलकुलेशन के पीछे की कहानी इस तरह से जुड़ी होती है, यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड है सारी कैलकुलेशन। तो भैया 1 किलो के अंदर या एक हमारा जो पर्टिकुलर मिट्टी है, 1 केजी मिट्टी है, हमारा जो भी पार्ट है उसके यूनिट हिस्से के अंदर कितना फॉस्फोरस है उसकी जजमेंट चल रहा है। तो उसके लिए R × 25 × 50/5 × 25। अगर पूरा ही मेथड जैसा डिस्क्राइब किया गया आपने वैसा ही किया है, तब आप इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो R को सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कोई पर्टिकुलर फैक्टर से, है ना। कट कुटा के कोई वैल्यू आएगी तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पीपीएम की वैल्यूज को हमें केजी पर हेक्टेयर में दिखाना ज्यादा जरूरी होता है, तो उसके लिए हम पहले तो 2.24 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 सेंटीमीटर की जो हमारे कहेंगे मिट्टी है उसका भार कितना होता है, हम कहते हैं 2.24 × 10⁻6 kg होता है ना। तो वैसे ही यहाँ हम केजी पर हेक्टेयर में बदला है, फिर बाद में हमें P2O5 में बदलने के लिए 2.29 का मल्टीप्लाई किया है, और इस तरह से हमारे पास 2 रेंज आ जाएगी। ये रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि 28 से कम आ रहा है तो मतलब लॉ है, 28 से 56 के बीच आ रहा है तो मतलब मीडियम है, 56 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब ज्यादा है फॉस्फोरस। ठीक है। क्या आईसीआर के एग्जाम में ये प्रोसेस से जुड़े क्वेश्चन ज्यादा आएंगे? नहीं आएंगे। आईसीआर जैसे एग्जामिनेशन, एएसआरबी जैसे नेट के एग्जामिनेशन में आपको ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होंगी कि अवेलेबिलिटी इंडाइसिस ऑफ फॉस्फोरस की। और भी कई मेथड है, महलिच नंबर 1 भी है, ब्रे P1 भी है, मॉर्गन भी है, ऑलसेन भी है, ABB-DTPA भी है। ये सारे अलग अलग मेथड होते हैं, तो आप इनके सिर्फ रिएजेंट याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है। और प्राइमरी रेफरेंस तो याद रहे तो अच्छी बात है ना। ये सुल्तानपुर वाला भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ऑलसेन तो चलो अभी है ही, 1954 वाला इंपॉर्टेंट, ब्रे एंड क्रूड्स वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, प्रिकॉशंस आप खुद पढ़ेंगे। एक बात मैं यहाँ ये बताऊंगा कि कई सारे कॉलेजेस के लैब के अंदर अभी भी हम SnCl2 काम में लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड काम में लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड काम में नहीं लेते। और ऐसा भी कहते हैं कि भैया एस्कॉर्बिक एसिड जब आप काम में ले रहे हो तो उसे आप ऑलसेन मेथड नहीं कहो, ऑलसेन एंड वतनाबे मेथड कह दिया जाता है। आई थिंक स्लाइड पे उनका नाम होगा वतनाबे, ऑलसेन वतनाबे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, याद रखना है ना। जैसे कि यहाँ दिखा है ना सुल्तानपुर एंड सचवाब, वैसे ही वतनाबे भी आता है, WATAN है ना, वतनाबे ऐसे करके कुछ नाम होता है, तो उनका नाम आता है एस्कॉर्बिक एसिड डालने से। एस्कॉर्बिक एसिड का जो कलर आता है वो स्टेबल रहता है, वो गायब नहीं होता। कहते हैं अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अगर SnCl2 काम में लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अगर SnCl2 काम में लोगे तो वो अनस्टेबल होता है, उसका कलर गायब हो जाएगा थोड़े टाइम में, या फिर वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। बेटर तरीका आपको यहाँ जो बताया गया वही बेस्ट तरीका बताया जा सकता है। ठीक है। और कुछ भी बताया गया है, एक यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टेंट ABD-TPA की बात बताई है। ये पैराग्राफ प्लीज याद करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 1 मोलर NaHCO3 0.005 मोलर DTPA का कंसंट्रेशन पूछते हैं, बच्चे घूम जाते हैं, याद रखना 2 जीरो आते हैं DTPA में, D फॉर 2 है, DTPA में 2 जीरो है, याद रखना 205 0.005 मोलर होता है। पीएच होती है 7.5। ABD-TPA में AB क्या है? AB मतलब है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ABD-TPA का कंसंट्रेशन अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज उसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डन है मेरे भाई? बिल्कुल डन है भाई। SnCl2 की बात कर रहा था, यहाँ पे वापस बताया गया है कि ये थोड़ा सा है ना, द कलर इज स्टेबल फॉर 24 और 24 घंटे के लिए स्टेबल रहता है ना, तो हम ज्यादा बेहतर तरीका मानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड मेथड को। हैज प्रूव्ड टू बी रिलायबल एंड इज लेस सब्जेक्ट टू द इंटरफेरेंस इन द कलर डेवलपमेंट देन SnCl2, है ना। नहीं शायद, मतलब कुल मिला के एस्कॉर्बिक एसिड से कलर ज्यादा स्टेबल मिलता है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और भी कुछ बातें बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ब्रे एंड क्रूज के बारे में भी आप पढ़ लें कि मेन काम की बात यही याद रखनी है कि ब्रे एंड क्रूज P1 मेथड जो है वो एसिड सॉइल के अंदर काम में लेते हैं, और क्या काम में लेते हैं 0.03 नॉर्मल NaF मतलब अमोनियम फ्लोराइड। दूसरी बात किसके अंदर 0.025 नॉर्मल HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अच्छे से याद कर लेना, बार बार याद कर लेना, करते ही जाना, रुकना ही मत, कैसे भी करके याद कर लेना। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप आपके, वापस वही कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो के बाद, या अगर हो सकता है आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा, यूट्यूब के सर्च में पहले वही आता है, नहीं देखा हो तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ उस वीडियो को देखें। इसमें प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई गई हैं, आपको सच में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। उसके बाद ही आप लैब में जाएँ, उसके बाद ही आप चीज़ें परफॉर्म करें और अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉस्फोरस का डिटर्मिनेशन करें आप सॉइल में। समझ आ गई बात? ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेशियम डिटर्मिनेशन की बात करें, वहाँ हम फ्लेम फोटोमीटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।